नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास आदमखोर पार्ट 8। मतलब कि जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। पंचम खेड़ा ने मुंह बनाया। मजूमदार ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कविता देसाई को हम ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। मुझे तो अब शक होने लगा है कि 70 करोड़ को हम देख भी पाएंगे कि नहीं। पंचम खेड़ा हंसा। इसमें हंसने की क्या बात है? जब मैं चिंता नहीं कर रहा तो तुम क्यों कर रहे हो? मस्त रहो और देखो। मजूमदार ने आंखें सिकोड़कर खेड़ा को देखा। तुम्हें 70 करोड़ की परवाह नहीं है? है, तुमसे ज्यादा है। तो फिर लापरवाही वाली बात क्यों कह रहे हो? मजूमदार उसे घूर रहा था। तो क्या मैं कविता की तलाश में दौड़ना शुरू कर दूं? पंचम खेड़ा ने मुंह बनाया। तुम मेरी मशीनरी के बारे में ठीक से नहीं जानते। अभी तुमने मेरा नाम ही सुन रखा है। इस समय मेरी मशीनरी सिर्फ कविता देसाई की तलाश में है। तूफानी गति से कविता देसाई की तलाश हो रही है मजूमदार, और यह सारा काम अर्जुन नाथ जैसे इंसान के हवाले है। हमें बहुत जल्द कविता के बारे में खबर मिलेगी। बहुत विश्वास है अपने पर, और इसी विश्वास का नाम पंचम खेड़ा है। यूं ही पूरा अजमेर मेरा नाम नहीं लेता। सुनील मजूमदार ने कुछ नहीं कहा। जो भी हो, वह इतना तो जानता था कि पंचम खेड़ा कोई मामूली हस्ती नहीं है। करना चाहे तो जाने क्या क्या कर गुजरे। बहरहाल जो भी हो, सुनील मजूमदार इस बात को लेकर काफी परेशान था कि कविता देसाई 70 करोड़ के सोने के साथ कहां जा छिपी है। दौलत राम नाइट रेस्टोरेंट पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। दौलत राम को देवराज चौहान की इस बात पर विश्वास था भी और नहीं भी कि डाबर वागले उसे कुछ नहीं कहेंगे, उस पर नजर नहीं रखेंगे, अपने कमांडोज उस पर से हटा लेंगे। फिर भी दौलत राम देवराज चौहान की इस बात की तसल्ली कर लेना चाहता था। उसके बाद ही वह खुलकर मैदान में आना चाहता था। नाइट रेस्टोरेंट में प्रवेश करके दौलत राम ने काफी हिम्मत वाला काम किया था। चेहरे को वह सामान्य बनाए रखने की चेष्टा में था, परंतु वह फक पड़ा सा स्पष्ट नजर आ रहा था। दिल की धड़कन उत्तेजना और भय के कारण कुछ तेज थी, जिसे वह कंट्रोल में रखने का भरसक प्रयत्न कर रहा था। उसे डर था कि डाबर वागले के कमांडोज उसे घेर कर ले जा सकते हैं, क्योंकि दिन में वह उसे धोखा देकर जयंत और देवराज चौहान के पास जा पहुंचा था। अवश्य ही वे कमांडोज क्रोध में होंगे, क्योंकि ऊपर से उन्हें काफी झाड़ पड़ी होगी। दौलत राम को शायद वागले और डाबर का इतना डर नहीं था जितना कि उनके कमांडो का। कमांडोज क्या, वे तो मौत के पुतले थे। एक से एक बड़ा दरिंदा था। कहने को वे कमांडोज थे, परंतु किसी आदमखोर शेर से कम भयानक नहीं थे। दौलत राम तो उन्हें इंसानों की गिनती में लेता ही नहीं था। आज तक कमांडोज का कोई शिकार साफ बचकर नहीं निकल सका था। ऐसे थे वे दरिंदे कमांडो। जिस तरह घर के मालिक ने कुत्ता पाल रखा होता है, कुछ उसी तरह डाबर वागले के वे ढेरों खतरनाक कमांडोज थे, जिन पर काबू नहीं पाया जा सकता था। दौलत राम की कभी भी इच्छा नहीं रही कि वागले डाबर के कमांडोज सामने आते भी दिखाई दे जाए। और वह खुराना, दौलत राम उसका पूरा नाम नहीं जानता था, बस खुराना के नाम से ही वाकिफ था और 2-4 बार ही उसे देखा था। वह खुराना उन सारे कमांडोज का बाप था, उन्हें कंट्रोल करता था, यानी कि वह कमांडोज विंग का चीफ था। खुराना का तो जिक्र सुनते ही दौलत राम अलर्ट हो जाता था, क्योंकि दौलत राम उसे इंसानों की श्रेणी में गिनता ही नहीं था। उसके ख्याल से खुराना गलती से इंसानी भेष में आ गया है, वरना उसे तो दरिंदों और राक्षसों के बीच जन्म लेना चाहिए था। ऐसे ही विचार थे दौलत राम के चीफ खुराना के प्रति। जाहिर है इसमें कुछ न कुछ तो असलियत होगी ही। उन कमांडोज के काम करने का ढंग ऐसा था कि जरूरत पड़ने पर भी वे कम ही सामने आते थे, कम ही नजर आते थे और बखूबी सफलतापूर्वक अपना काम कर गुजरते थे। यहाँ तक कि आज तक दौलत राम ने भी वागले के किसी कमांडोज को रूबरू नहीं देखा था। यही कमांडोज आज दिन में तो उसके पीछे थे ही। देवराज चौहान के मुताबिक आज रह गए हों तो जुदा बात है। ऐसे में दौलत राम का चिंता करना या डरना लाजमी था। यह सोचकर कि अगर देवराज चौहान की बात गलत हुई और कमांडो अभी भी पीछे हुए तो उसकी खैर नहीं, और अगर कोई कमांडो उसे गर्दन पकड़कर ले गया तो फिर उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। परंतु दौलत राम का रिस्क उठाकर यहाँ आना भी जरूरी था। पठानिया पर निगाह रखनी थी, उसकी मूवमेंट को जानना था कि 70 करोड़ तक पहुँचने के लिए वह क्या कर रहा है। यही एक वजह थी जिसके कारण दौलत राम उलझन और भय के घेरे में था। दौलत राम जुआ घर के हॉल में पहुंचा।
सब कुछ वैसा ही नजर आ रहा था जैसा कि 2 दिन पहले था। आर्म्स प्रूफ रूम फिर से चालू हो गया था। उसकी और कविता देसाई की जगह किसी दूसरे ने संभाल ली थी। जुआ घर में टोकरों द्वारा ही जुआ खेला जा रहा था। टेबलों पर टोकरों के ढेर नजर आ रहे थे। तभी दौलत राम को महसूस हुआ कि कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। उसने इस बात की पूरी तसल्ली की और मन ही मन उसे राहत मिली कि शायद सब कुछ ठीक है। स्टाफ के लोग भी उससे मिले, 2-4 बातें भी हुई। उसे विश्वास हो गया था कि सब ठीक है। दौलत राम का हौसला वापस लौटने लगा। उसके रंग ढंग सामान्य होने लगे। पठानिया उसे कहीं भी नजर न आया। रह रहकर उसकी निगाह पठानिया के केबिन पर अटक रही थी कि शायद वह अपने केबिन में हो। पठानिया के बारे में पूछना उसने ठीक न समझा, वरना तुरंत ही उसे पता चल जाता कि पठानिया वहाँ है भी कि नहीं। खेलने वालों पर निगाह डालकर दौलत राम काउंटर के पीछे मौजूद स्टाफ के पास जा बैठा और उनसे बातों में व्यस्त हो गया। पठानिया की तलाश में निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। दौलत राम को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। पठानिया को उसने अपनी कैबिन से बाहर निकलते देखा। ठिठक कर पठानिया ने सिगरेट सुलगाते हुए हॉल में चारों तरफ निगाह डाली, फिर टहलने के अंदाज में आगे बढ़ गया। दौलत राम की निगाह पठानिया पर टिक चुकी थी। मन ही मन वह खुद को पक्का कर रहा था कि साई के समान इस खतरनाक इंसान के पीछे लगना है उसे। तभी पठानिया की निगाह दौलत राम पर जा अटकी। उसे देखते ही पठानिया के चेहरे पर सख्ती नाच उठी थी। कई पलों तक वह उसे घूरता रहा। दौलत राम के चेहरे पर शिकन नहीं उभरी। वह शांत भाव से पठानिया को देखता रहा। तभी पठानिया ने उसे पास आने का इशारा किया। दौलत राम आराम से उठा और काउंटर के पीछे से निकलकर पठानिया के करीब जा पहुंचा। होंठ चबाते हुए पठानिया उसे कई पलों तक घूरता रहा। ऐसे क्या देख रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? पठानिया का स्वर कठोरता से भर चुका था। क्यों? दौलत राम के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। मेरे यहाँ आने से तेरे को क्या इतराज है? या फिर मेरा यहाँ आना मना है? वही बात कर जो मुझ पर फिट बैठती हो। पठानिया का चेहरा गुस्से से धधक उठा। तेरी आवाज को क्या हो गया है? पठानिया ने कहर भरे स्वर में कहा। 2 दिन पहले तक तो तू मुझसे संभल कर बात करता था और अब तो तेरा अंदाज ही बदला हुआ है। वह 2 दिन पहले की बात थी और अब 2 दिन बाद की बात है पठानिया, और 2 दिनों में बहुत कुछ बदल जाता है। दौलत राम ने पठानिया की आंखों में झांक कर कहा। होठ भींची पठानिया दौलत राम को घूरता रहा। ढीठ बना दौलत राम भी उसकी आंखों में झांकता रहा। वह जानता था कि अब हालात ऐसे हैं कि पठानिया से डरकर काम नहीं चलेगा, इसलिए यह सब करके वह हौसला इकट्ठा कर रहा था। तभी पठानिया शब्दों को चबाकर बोला। उस दिन डाबर वागले के सामने तुमने। मैं बीते वक्त की बात नहीं करना चाहता, दौलत राम ने उसकी बात काटकर कहा। क्या? बोला तो, मैं कोई फालतू बात नहीं करना चाहता। दौलत राम के स्वर में लापरवाही थी। पठानिया को मन ही मन हैरानी हुई कि जो दौलत राम हर समय उसकी सेवा के लिए, उसके हुक्म के लिए तैयार रहता था, इस समय उसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि उसकी परवाह ही नहीं कर रहा। लगता है अब तो बड़ा आदमी हो गया है, पठानिया ने कड़वे स्वर में कहा। अभी तो नहीं हुआ, बाद में हो गया तो अलग बात है, दौलत राम ने सामान्य स्वर में कहा। पठानिया का दिल किया कि दौलत राम की खोपड़ी फोड़कर रख दे, परंतु अपने इस विचार को वह जब्त करके रह गया, क्योंकि अब उसे पहले वाली बात नहीं लग रही थी। दौलत राम के रंग ढंग बता रहे थे कि जरूरत पड़ने पर वह उसकी खोपड़ी अवश्य फोड़ सकता है। कैबिन में चल, तेरे से बात करनी है, पठानिया बोला। क्या बात? चल तो। तेरे केबिन में चलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। क्यों? मन नहीं है। अगर कोई बात करनी है तो पार्किंग में आ जा। पठानिया के होंठ भिंच गए। तू इस बात को भूल रहा है कि तू पठानिया से बात कर रहा है? पठानिया गुर्राया। मुझे मालूम है कि मैं पठानिया से बात कर रहा हूँ, दौलत राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी मुस्कुराहट ने जलती आग में जैसे घी का काम किया। कुत्ता! जवाब में दौलत राम हौले से हंसकर रह गया। चल, पठानिया के होठों से गुर्राहट निकली। कहाँ? पार्किंग में, जहाँ तू चाहता है। रिवॉल्वर है तेरे पास? दौलत राम ने एकाएक पूछा। क्या मतलब? पठानिया की आंखें सिकुड़ी। तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, रिवॉल्वर नहीं है तो केबिन से ले आ, दौलत राम ने उसकी आंखों से झांककर ठंडे स्वर में कहा। क्योंकि जिस ढंग से तू बात कर रहा है उसे देखते हुए मुझे गुस्सा आ सकता है और तब शायद तुझे रिवॉल्वर की भी ज़रूरत पड़े, परंतु इस बारे में मैं क्या विश्वास के साथ नहीं कह सकता
कि ज़रूरत पड़ने पर तू रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर सके या नहीं। पठानिया के होंठ पिच गए। तेरी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है दौलत राम, इसे संभाल ले। मैंने कभी तेरी नौकरी नहीं की, डाबर वागले की है। जिस तरह डाबर वागले का मैं नौकर हूँ, उसी तरह तू नौकर है। ओहदा छोटा बड़ा हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्किंग में पहुंच, मैं आता हूँ। पठानिया शब्दों को चबाकर बोला। रिवॉल्वर लेने जा रहा है? दौलत राम हंसा। पठानिया ने फाड़ कर खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। दौलत राम मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। उसने जानबूझकर पठानिया से भड़काने वाली बातें की थी। वह उस पर कुछ हावी होना चाहता था, ताकि अगर कभी टकराव की नौबत आए तो पठानिया 10 बार सोचे। दौलत राम ने महसूस किया कि वह थोड़ा बहुत तो पठानिया पर हावी हुआ था। बात ही हावी होने वाली थी। जो सदा उसका हुक्म मानने को तैयार हो, वह अचानक सामने आकर छाती ठोकने लगे तो सामने वाला इस हरकत पर 20 बार सोचेगा, फिर भी कुछ समझ नहीं पाएगा, किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाएगा। यही हाल पठानिया का था। पार्किंग की साइड में कार के साथ टेक लगाकर दौलत राम ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। पठानिया आ पहुंचा। दौलत राम ने चेहरे पर लापरवाही से भरे भाव ओढ़ लिए। पठानिया ने उसे घूरा। यहाँ तो मुझसे बात करने के लिए आया है या घूरने के लिए? पहले तो यह बता, तेरा सुर क्यों बदला हुआ है? पठानिया ने क्रूर स्वर में कहा। मेरा सुर ठीक है, तूने क्या बात करनी है वह बोल, दौलत राम ने कहा। पठानिया ने दौलत राम के व्यवहार को लेकर कठिनता से खुद को जब्त रखा हुआ था। तू किस फेर में है? फेर क्या? बात को घुमा मत। मेरी बात समझता है तू कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? दौलत राम कुछ पल के लिए खामोश हो गया। वह वास्तव में समझ रहा था कि पठानिया क्या कहना चाहता है। डाबर वागले के सामने पठानिया वास्तव में समझ चुका था कि वह 100% किसी फेर में है और वह उसी फेर की बात कर रहा था। मैं किसी फेर में नहीं हूँ पठानिया। तुम झूठ मत बोल। यहाँ कोई तीसरा नहीं है हमारी बात सुनने वाला। दौलत राम ने पठानिया की आंखों में झांका। चंद पलों को वहां खामोशी व्याप्त रही। मेरी बात बाद में कर, पहले तू अपने फेर बता। क्या मतलब? खेड़ा और मजूमदार ने जुआ घर में लूट डाली तो? पठानिया की आंखें सिकुड़ी। तू उनके साथ योजना में शामिल था? मैं शामिल था? उसकी जानकारी पर पठानिया चौंका। हाँ, तेरे कहने से क्या होता है? बहुत बड़ी बात कह रहा है तो दौलत राम। मैं नहीं कह रहा, देवराज चौहान कह रहा है। क्या? पठानिया चिहुक पड़ा। देवराज चौहान? देवराज चौहान से तेरा क्या वास्ता? गहरा वास्ता है। पहले तू बता कि देवराज चौहान सही कहता है या गलत। पठानिया एकाएक कुछ न कह सका। उसे आश्चर्य था कि दौलत राम की देवराज चौहान जैसे इंसान से कैसे वाकफियत हो गई। इतनी वाकफियत के दौरान देवराज चौहान ने दौलत राम को यह बात भी बता दी। पठानिया ने टटोलने वाली निगाहों से दौलत राम को देखा, परंतु कम रोशनी और अंधेरा होने के कारण वह दौलत राम के चेहरे पर छाए भावों को ठीक से न देख पाया। दौलत राम पुनः बोला, देवराज चौहान तो तुझसे बड़ी खार खाए हुए है। उसने तो मुझे कह भी दिया है कि मौका मिलते ही तुझे खत्म कर दूं। परंतु ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आखिर हम पुरानी पहचान वाले हैं, आंखों का लिहाज भी कुछ होता है। दौलत राम के शब्द सुनकर पठानिया ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान के उसके पीछे पड़ने का मतलब था सरासर मौत। वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। दौलत राम ने ये शब्द जानबूझकर कहे थे ताकि पठानिया उससे दबे, और फौरन ही उसे महसूस हो गया था कि पठानिया इन शब्दों के साथ ही व्याकुल हो उठा है। चिंता मत कर, दौलत राम ने कहा। जब तक मैं हूं तेरा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। देवराज चौहान अपना खास है, मेरी बात मना नहीं करेगा, परंतु उससे पहले तुझे सब कुछ साफ साफ मुझे बताना होगा। पठानिया जैसा खतरनाक इंसान भी खुद को फंसा महसूस करने लगा। दौलत राम के नीचे दबा हुआ महसूस करने लगा और खौफ था देवराज चौहान का। पठानिया कुछ कह न सका काफी देर तक। सोच ले पठानिया, मैं अभी तक तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ, दौलत राम ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तेरी तरफ रहूंगा तो तेरी जान देवराज चौहान से सुरक्षित रहेगी, वरना शायद तू देवराज चौहान को नहीं जानता। वह चाहे तो डाबर वागले की सांसें भी हाथ डालकर बाहर निकाल ले। कोई जरूरी भी नहीं कि तू मेरी बात का जवाब दे, ठस्से में भी रख सकता है तू। पठानिया होठ काटते हुए दौलत राम को देखता रहा। दौलत राम अब जैसे पठानिया की तरफ से लापरवाह हो गया था। सिगरेट की कश लेते हुए दाएं बाएं देखने लगा, जैसे पठानिया पास में खड़ा ही ना हो। परेशानी से भरी अवस्था में
पठानिया ने सिगरेट सुलगाई। देवराज चौहान क्या कहता है तुझे कि मैं भी खेड़ा और मजूमदार के साथ शामिल हूँ? हाँ, वह तो कहता है, लेकिन तू क्या कहता है उसके कहने के बारे में? वह ठीक कहता है। पठानिया ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। दौलत राम मन ही मन मुस्कुराया कि पठानिया उसके नीचे आना शुरू हो गया। तू तो बहुत बड़ा छिपा रुस्तम निकला। दौलत राम एकाएक हंसा। डाबर बागले की बगल में घुसकर धीरे धीरे तू उनकी ही गर्दन काट रहा है, जरा भी डर नहीं रहा? उम्र बीत गई, पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, अब कहीं से तो हासिल करना ही था। पठानिया ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन लूट में मेरे साथ खेड़ा शामिल था, मजूमदार नहीं। क्या मतलब? पठानिया ने एकाएक कुछ नहीं कहा। पूरी बात कह। मेरा और पंचम खेड़ा का टांका फिट था। सुनील मजूमदार का मुझसे कोई मतलब नहीं है। पठानिया ने धीमे किंतु गंभीर स्वर में कहा। लूट के समय आने वाली रुकावट को मैंने दूर करना था। रुकावट आने ही नहीं देनी थी। इसके बदले मुझे आधा माल मिलता। यह खेड़ा और मुझमें तय था। दौलत राम कुछ पलों तक पठानिया को देखता रहा, फिर चेहरे पर कहर के भाव उभरे। और सुनील मजूमदार, उसका क्या हिमालय पर जाने का इरादा था? उसे खेड़ा संभालता, खत्म करता उसे? हाँ, तभी तो आधा हिस्सा मुझे मिलता। मजूमदार को मारना खेड़ा की योजना में शामिल था। दौलत राम के चेहरे पर व्यंग के भाव फैलते चले गए, आंखों में जहर भरे भाव। मेरी तो यह समझ में नहीं आता कि तुमने मजूमदार को बेवकूफ कैसे समझ लिया? पठानिया प्रश्न भरी निगाहों से दौलत राम को देखने लगा। क्या मजूमदार इस बात के प्रति सतर्क नहीं होगा कि खेड़ा कोई गड़बड़ न करे बाद में? खेड़ा पर विश्वास करके आंखें मूंद लेगा सुनील मजूमदार, जबकि मेरे ख्याल में तो मजूमदार ज्यादा समझदार है खेड़ा से। ज्यादा ना हो तो कम नहीं है। ऐसे में पंचम खेड़ा सुनील मजूमदार का सफाया कैसे कर सकता है? बच्चों का खेल है यह। पठानिया के होठ भिंच गए। और तुमने भी साबित कर दिया कि तुम्हारी सोचें भी बहुत कच्ची हैं पठानिया। दौलत राम, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। पठानिया बिलबिलाया। नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें तिल मिलाहट इसलिए हो रही है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। दौलत राम ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। तुम्हारा खेल सिर्फ इस बात पर आधारित है कि खेड़ा मजूमदार को खत्म कर दे, जिसके कि आधे चांस है। अगर वह न कर सका तो? पठानिया क्या कहता? तब तो तुम मुंह उठाकर आसमान की तरफ देखते रहोगे कि शायद कोई खोटा सिक्का तुम्हारे मुंह में आ गिरे। तुमने अपने काम की नींव ही गलत डाली। जबकि तुम्हारी और खेड़ा की बात हुई, तुम्हें उसी समय कह देना चाहिए था कि मजूमदार को साइड करो। पंचम खेड़ा अकेला इस काम को संभालता। तुम जैसे भी होता, लूट के वक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता करते। इस प्रकार तो तुम्हें फिर भी आधा मिलने का चांस था। अब कुछ मिले, मुझे तो विश्वास नहीं आता। पठानिया ने कष्ट लेकर बेचैनी से कहा। पंचम खेड़ा और मुझमें जब सौदा पटा तो उस समय मजूमदार को साइड करने का वक्त नहीं था, क्योंकि चंद घंटों के बाद लूट होने जा रही थी। अगर मजूमदार के साथ कुछ किया जाता तो सारी लूट डिस्टर्ब हो सकती थी। इसलिए मुझे इस बात पर ही समझौता करना पड़ा खेड़ा से। खेड़ा भी मजबूर था समझौता करने को, क्योंकि मुझे किसी तरह मालूम हो गया था कि खेड़ा आज लूट करने जा रहा है। अगर मैं चाहता तो उसकी लूट को आसानी से सिरे से असफल बना सकता था, और आधे के चक्कर में तुमने लूट को सफल बना दिया। दौलत राम ने कहा। हाँ, क्या मिला तुम्हें? नौबत ही नहीं आई। सारा माल कविता देसाई ले उड़ी है। पठानिया के दांत भिंच गए। तुम कैसे कह सकते हो कि सारा माल कविता देसाई ले उड़ी है? क्या मतलब? हो सकता है माल ले उड़ने के पीछे सुनील मजूमदार का दिमाग काम कर रहा हो। पठानिया एकाएक हद से ज्यादा बेचैन हो उठा। जो हो चुका है उस पर बात मत करो। मैं हो चुके पर बात नहीं कर रहा, बल्कि उस पर बात कर रहा हूँ जिस पर तुम अनजान भी हो सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं कि कविता देसाई ने यह सब मजूमदार के इशारे पर किया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। पठानिया ने होंठ खींचे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि लूट को 2 दिन बीत चुके हैं और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा, और अगर यही हाल रहा, 5-7 दिन और बीत गए तो शायद कभी भी कुछ न मिले। अब आ रहे हो धीरे धीरे मेरी कही बातों पर। दौलत राम जल्दी से बोला। और खुद तुम सोने की तलाश नहीं कर सकते, वरना डाबर वागले तुम पर शक करने लगेंगे कि तलाश कर सकता हूँ। डाबर वागले को धोखा देकर? नहीं, तलाश में तो धोखा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमें डाबर वागले की तरफ से इस बात की पूरी छूट मिल चुकी है कि मैं सोना तलाश कर सकता हूँ। इसलिए जब तक सोना कविता देसाई नहीं मिलती, तब तक तो डाबर वागले के लिए काम, उसके बाद मेरे अपने लिए। ख्याल बुरा नहीं है, दौलत राम बोला।
तो क्या तब डाबर वागले छोड़ेंगे तुम्हें? उन्हें पकड़ने का मौका ही कहाँ मिलेगा? माल हासिल करने के बाद उसे गले में लटकाकर अजमेर शहर में तो घूमना नहीं है मैंने, फौरन अजमेर से दूर निकल जाना है। जाना है? दौलत राम ने उसे उकसाने वाले अंदाज में कहा। तब जाओगे ना जब दौलत हाथ में आएगी, और वह तुम्हारे हाथ आएगी नहीं। बड़े महारथी इस मामले में हैं। पंचम खेड़ा, सुनील मजूमदार, वे सब कुछ ले उड़ेंगे। और फिर देवराज चौहान को तो तुम भूल रहे हो। वह तो किसी भी हाल में दौलत नहीं छोड़ने वाला। 70 करोड़ का मामला है। एकाएक पठानिया की आंखों में खोखलापन सा दिखाई देने लगा। दौलत राम की कड़वी बातें काफी हद तक सही थी, शायद खरी भी उतरे तो बड़ी बात नहीं। उसे सोचों में देखकर दौलत राम बोला, मैं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। पठानिया ने प्रश्न भरी निगाहों से दौलत राम को देखा। पहले मुझे अपनी पोजीशन बताओ कि खेड़ा और मजूमदार क्या कर रहे हैं। वह दोनों सोना और कविता देसाई की तलाश में हैं, पठानिया ने कहा। और तुम्हारी स्थिति क्या है? खेड़ा कहता है कि माल हाथ में आते ही वह उसे खबर करेगा, मजूमदार को साइड करके आधा मेरे हवाले करेगा, पठानिया ने गंभीर चिंता भरे स्वर में कहा। वह? दौलत राम पठानिया को उकसाने वाले अंदाज में बोला। सोना तलाश करके खेड़ा मजूमदार को साइड करेगा और तुम्हें बुलाकर 35 करोड़ का सोना तुम्हें दे देगा, यानी कि आधा। खेड़ा भला क्यों देगा तुम्हें आधा? सारा मामला तो निपट गया। तुम क्या कोई तोप हो जो वह खामखा 70 करोड़ का सोना तुम्हारे चरणों में रखेगा? मजूमदार की तरह तुम्हें भी साइड क्यों नहीं लगा देगा? आधे का मतलब है 35 करोड़ रुपया। पागलपन की भी हद होती है पठानिया। तुम जाने किस भरोसे पर बैठे हो। पठानिया का चेहरा जैसे निचुड़ कर रह गया था। वह फीका फीका नजर आने लगा। इस बात को वह जान चुका था कि दौलत राम का कहना बिल्कुल सही है कि पंचम खेड़ा उसे मजूमदार की तरह साइड में लगा देगा, और ना भी लगाया तो क्या होगा? शायद उस स्थिति में वह पंचम खेड़ा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पठानिया को एहसास हो चुका था कि उसका खेला गया खेल शुरू से ही गलत था। अब मामला हद से आगे बढ़ चुका था, जिसे कि उसके लिए पकड़ पाना कठिन था, क्योंकि मामले में पंचम खेड़ा मजूमदार ही नहीं, देवराज चौहान जैसी खतरनाक शख्सियत भी शामिल थी। कष्ट लेकर दौलत राम ने सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मस ली। मेरी बातें तुम्हारी समझ में आई पठानिया? हाँ, पठानिया ने भारी स्वर में कहा। वास्तव में मेरे हाथ खाली ही रहे। अभी तो नहीं, परंतु आगे समझदारी न दिखाने पर तुम्हारे हाथ खाली ही रह सकते हैं। क्या मतलब? मैं तुम्हें छोटा सा रास्ता बताता हूँ, जिस पर चलकर 50% इस बात का चांस है कि तुम शायद 35 ही नहीं 70 करोड़ का सोना हासिल कर सकते हो, अपने कब्जे में ले सकते हो। कैसा रास्ता? ताकत डाबर वागले की इस्तेमाल करो और काम अपना करो। दौलत राम हंसा। पठानिया ने दौलत राम को घूरा। पंचम खेड़ा और मजूमदार सोने को और कविता देसाई को तलाश करते रहें। इधर तुम वागले डाबर की ताकत का इस्तेमाल करके सोने और कविता देसाई की तलाश शुरू कर दो। दिखावे के तौर पर खेड़ा को कहते रहो कि डाबर वागले को दिखाने के लिए काम कर रहे हो। तुम्हारे साथ ताकत होने पर तुम्हारे फील्ड में रहने का बहुत फायदा होगा। जरूरत पड़ने पर तुम खेड़ा और मजूमदार से निपट सकते हो, और यह भी हो सकता है कि 70 करोड़ तुम्हारे हाथ लग जाए। पठानिया के दांत सख्ती से भींच गए। मेरी बात पसंद न आई हो तो कह सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बात हर एक के दिमाग में फिट बैठे। पठानिया ने दौलत राम को घूरा। तुमने बिल्कुल ठीक रास्ता दिखाया है मुझे भी मालूम है, लेकिन तुमने मेरे भले की बात कैसे कह दी? इसलिए कि तुम्हारी बेवकूफ़ी देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया था। ज़्यादा मत बोल। दौलत राम ने नई सिगरेट सुलगा ली। यह तो हुई मेरी बात, तो अब अपना फेर बता, तू किस चक्कर में है? पठानिया ने उसे घूरा। दौलत राम ने जानबूझकर लंबी सांस ली। बस यूं समझ ले पठानिया कि मैं भी तेरी तरह ही फंसा पड़ा हूँ। तेरे मेरे में फ़र्क यह रहा कि तू अपनी बेवकूफ़ी के कारण फंसा और मैं अपनी मजबूरी के चक्कर में। जैसे पंचम खेड़ा की बातों में तू आ गया, उसी तरह मैं देवराज चौहान की बातों में आ गया। खुलकर बता। पठानिया की आंखें सिकुड़ गई। बताने को है ही क्या? देवराज चौहान भी आर्म्स प्रूफ रूम लूटने की तैयारी में था और मुझे दौलत की ज़रूरत थी। मामला पट गया, और जिस रात 12 बजे देवराज चौहान ने योजना पर आर्म्स प्रूफ रूम लूटना था, उससे ठीक 15 मिनट पहले इत्तेफाक ही रहा
कि खेड़ा और मजूमदार ने वहां धावा बोल दिया। पठानिया चौंका। तो देवराज चौहान भी आर्म्स प्रूफ लूटने जा रहा था? पठानिया के होठों से निकला। हाँ। ओह! पठानिया की आंखें सिकुड़ गई। इसका मतलब तब सोना छीनने की चेष्टा करने वाले देवराज चौहान के वे साथी थे जो लूट में शामिल होने जा रहे थे। हाँ, और जगमोहन डाबर और वागले के हाथों में जा फंसा। और कौन कौन था तब जगमोहन के साथ? किसी का नाम लेना गद्दारी होगी। अब देवराज चौहान कहाँ पर है? जहाँ भी है ठीक ही है, कहाँ है किसी को नहीं बता सकता। बताना सरासर गलत है। अब मामला कुछ समझ में आ रहा है। देवराज चौहान की इस सारे मामले में क्या राय है? राय क्या है? वह हर हाल में 70 करोड़ का सोना हासिल करके रहेगा और उसमें मेरा हिस्सा भी है। पठानिया दौलत राम को देखने लगा। मुझसे क्या चाहता है तू? मैंने क्या चाहना है? यह तो यूं ही बातें चालू हो गई। दौलत राम ने लापरवाही से कहा, लेकिन तू सोने की तलाश में जो करेगा वह अकेला नहीं कर सकता। तुझे विश्वसनीय साथी की जरूरत है। फिर अब अगर देवराज चौहान सोना हासिल कर भी लेता है तो मुझे कम माल मिलेगा, क्योंकि हिस्सेदार ज़्यादा है और मुझे साथी की ज़रूरत है। हम दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। पठानिया ने विचार भरी मुद्रा में सिर हिलाया। तो लेगा क्या? लेगा क्या? दौलत राम ने कड़वे स्वर में कहा। मैं क्या तेरी नौकरी करने जा रहा हूँ जो तू मेरी तनख्वाह पूछ रहा है? हिस्सेदारी की बात कर, आधा आधा, नहीं तो मेरे लिए देवराज चौहान ही ठीक है। तू मेरे साथ सौदा करने की स्थिति में नहीं है पठानिया। मेरा पार्टनर तो बन सकता है। डाबर बागले की ताकत का इस्तेमाल तो मेरे कारण होगा। पठानिया बोला। होता रहे, ऐसे कई काम हैं जो मेरे कारण ही होंगे। उनके बारे में तुम क्या कर सकते हो? पठानिया कुछ नहीं बोला। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। भीतर जा रहा हूँ, बता देना। रुक। क्या है? माना मंजूर है तेरी बात। पठानिया ने सिर हिलाकर कहा। क्या मंजूर है? सोना हाथ लगते ही हम आधा आधा बांटेंगे। अच्छी तरह सोच ले। सोच लिया। इसमें दोबारा सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। हम कल से ही काम शुरू कर देंगे। पठानिया, अगर तेरे मन में कोई बेईमानी आई तो फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे पर पूरी तरह विश्वास करके ही चलना चाहिए, और वह विश्वास खरा भी उतरना चाहिए। दौलत राम ने चुपते स्वर में कहा। उतरेगा, खरा उतरेगा। दौलत राम ने सिर हिलाकर कश लिया। अब जगमोहन के बारे में एक बात तो बता। क्या? उसे कहाँ पर कैसे रखा हुआ है? मालूम नहीं। अभी से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया? दौलत राम का स्वर तीखा हो गया। इसमें झूठ बोलने की बात कहाँ से आ गई? और नहीं तो क्या, पठानियों को यह ना मालूम हो कि वागले और डाबर ने किसी को कैद करके कहाँ रखा है, बल्कि वे तो पठानियों को पूछ कर ही रखेंगे। दौलत राम बोला। अब वह हवा नहीं है। पठानिया के स्वर में कड़वाहट भर आई थी। हवा? हाँ, पूर्णता लहजे में कहा पठानिया ने। लूट के बाद से वागले और डाबर का अंदाज मेरे प्रति कुछ बदला हुआ है। हालांकि उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, परंतु मुझे महसूस हो चुका है। क्यों? क्या उन्हें शक हो गया है कि लूट में तुम्हारा हाथ है? अगर इस बात का उन्हें शक भी हो जाए तो मैं अगले मिनट जिंदा न रहूं। तो होगी कोई बात, या फिर वैसे ही किसी बात को लेकर उखड़े होंगे, शायद लूट को ही लेकर। विश्वास के साथ मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मुझसे वे इन दिनों ज़्यादा नहीं घुल रहे। यहाँ तक कि जगमोहन को लेकर उन्होंने मुझसे एक बात भी नहीं की। फिर भी तुम सोच सकते हो कि उन्होंने जगमोहन को कहाँ रखा होगा। इस बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वागले और डाबर के 50 ठिकाने हैं जिनके बारे में मुझे भी पूरी तरह जानकारी नहीं है। शायद पूरी जानकारी खुराना को हो। खुराना को? दौलत राम सकपकाया। घबरा गए? पठानिया ने व्यंग से कहा। वह है ही ऐसा। खुराना को मालूम हो सकता है कि जगमोहन कहाँ है, शायद उसी की देखरेख में हो। दौलत राम ने कुछ नहीं कहा। तुम जगमोहन के बारे में जानने को क्यों उतावले हो? पठानिया ने पूछा। समझा करो, दौलत राम बोला। मैं चाहता हूँ देवराज चौहान को भी शीशे में उतार कर रखूँ, ताकि वहाँ की खबरें भी हमें मिलती रहे, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। बात समझकर पठानिया ने सिर हिलाया। लेकिन जगमोहन कहाँ है, यह मालूम करना कठिन काम है, शायद असंभव। छोड़ो, दौलत राम ने हाथ हिलाया। अब आपस में क्या प्रोग्राम तय हुआ? तय क्या हुआ? कल दिन निकलते ही हम वैन और कविता देसाई की तलाश शुरू कर देंगे।
सारी तैयारियां मैं रात भर में कर लूँगा। पठानिया ने अपना फैसला सुना दिया। और हाथ लगने पर माल आधा आधा, चाहे किसी के भी हाथ लगे, माल आधा, पठानिया बोला। हाँ, और जो भी पीछे हटेगा उसके हक में बहुत बुरा होगा, जो भी होगा। पठानिया ने उसे घूरा। चिंता मत करो दौलत राम, कम से कम पठानिया पीछे नहीं हटेगा, गद्दारी पर नहीं आएगा। तब तो बहुत बढ़िया बात है। दौलत राम की मन ही मन में तसल्ली थी कि इस तरह पठानिया के साथ रहकर वह पठानिया की मूवमेंट ही नहीं, हर बात जान सकेगा। उसे मालूम था कि इतने खतरनाक दरिंदों के बीच पठानिया कुछ कर गुजरे, यह संभव नहीं, परंतु पठानिया का रिश्ता खेड़ा और मजूमदार से भी बना हुआ था। उसे खेड़ा से ताल्लुक रखती बातें भी उससे मालूम होती रहेंगी और ये सब खबरें देवराज चौहान को फायदा पहुंचा सकती हैं। दौलत राम हर स्थिति में देवराज चौहान के ही साथ था, क्योंकि वह जानता था कि इस मामले में दौलत अगर हाथ आएगी तो देवराज चौहान द्वारा ही आएगी, नहीं तो नहीं। दौलत राम खेड़ा, मजूमदार, डाबर और वागले को नहीं भूल रहा था। ये बड़े शिकारी थे और इनके सामने पठानिया इतना बौना था कि उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता था उसे। पठानिया के साथ चिपक कर दौलत राम की समस्या हल हो गई थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।